Jai Mata Di friends, today we are going to talk about a short story by T.S. Author. Friends, ये जो स्टोरी है एन एंजल इन डिस्गाइज, मतलब इसमें एक लड़की है, वो किसी की लाइफ में एक एंजल की तरह आती है। तो किस तरीके से उनकी लाइफ चेंज होती है और बहुत ही प्यारी सी कहानी है फ्रेंड्स। होप आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। जिसका अगर हम इसकी थीम की बात करें तो इसमें ये बताया गया है कि प्यार जो है वो किसी भी इंसान को पिघला सकता है, चाहे वो पत्थर दिल ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे हम कैरेक्टर्स की बात करें तो ज़्यादा नहीं है, जॉन है, केट है और मैगी है। ये तीन बच्चे हैं और ये जो तीनों बच्चे हैं इनकी जो लाइफ है वो किस तरीके से इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि इनकी जो मदर है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करती है। तो जॉन है इनमें सबसे बड़ा है, केट उससे छोटी है जो लड़की है, और मैगी जो है वो सबसे छोटी है। मिस एलिस जो हैं वो अडॉप्ट करती हैं केट को जब उनकी मदर ख़त्म हो जाती है, और जॉन्स जो हैं वो एक फार्मर है जो जॉन को अडॉप्ट करते हैं। और मिस्टर जो थॉम्पसन और मिसिस जेन थॉम्पसन, मतलब जो और जेन जो हैं ये हस्बैंड वाइफ हैं, एक कपल है जिनके कोई बच्चा नहीं होता है। और जो थॉम्पसन जो हैं वो मैगी को घर ले आते हैं, मतलब सबसे छोटी लड़की को। और इनके बारे में हम बात करेंगे अब डीपली। तो शुरू करते हैं हमारी ये शॉर्ट स्टोरी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, जो बेस्ड है 19th सेंचुरी के रूरल अमेरिका पे, क्योंकि एज वी नो दैट टी.एस. ऑथर इज़ एन अमेरिकन राइटर। सो यहाँ पे क्या होता है कि एक वुमन होती है जिसके 3 बच्चे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करती है, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। इस वजह से उसकी जो सोशल लाइफ है और उसका जो मतलब रेपुटेशन है सोसाइटी में बिल्कुल डाउन हो चुका है। उसकी लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि उसे कोई लाइक नहीं करता है और वो कुछ ज़्यादा अपनी फैमिली पे ध्यान भी नहीं देती है। तो वो अकेली अपने बच्चों का इकलौता सहारा थी, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करती थी। तो इसी तरीके से एक बार उसकी एक्सीडेंटली डेथ हो जाती है और अपने पीछे 3 बच्चों को छोड़ जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि उन बच्चों के जो सर्कमस्टेंसेस हैं, जैसा कि हमें पता है जब किसी के फादर और मदर नहीं होते हैं तो कैसे हालात होंगे। तो वहाँ पे और कोई उसका करने धरने वाला नहीं था, तो उसका जो भी अंतिम संस्कार जो था वो लोगों ने किया कि चलो इसका कोई नहीं है, तो उन्होंने सारे रिचुअल्स कंप्लीट कर दिए। अब यहाँ पे उन्होंने ये तक भी डिसाइड किया कि उनके जो बच्चे हैं वो किस तरीके से सरवाइव करेंगे। तो उनके जो बच्चे हैं उनको अडॉप्ट करने की वो लोग आइडिया करते हैं कि हम इसे अडॉप्ट कर लेते हैं इन ऑर्फन्स को। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस जो फर्स्ट जो सबसे बड़ा बच्चा होता है जॉन, जो 12 साल का होता है, उसको एक पीजेंट या फार्मर कह सकते हो आप, उसको वो अडॉप्ट कर लेता है। वैसे तो उसके प्रति कुछ खास हमदर्दी नहीं होती है उसे, बस इसलिए अडॉप्ट कर लेता है कि मेरे खेतों में मेरी मदद हो जाएगी, मुझे एक्स्ट्रा हैंड्स मिल जाएंगे काम करने के लिए। जो बीच वाली जो बच्ची थी जिसका नाम केट था, उसको मिस एलिस ने अडॉप्ट कर लिया था और वो उसकी हेल्प कर सकती थी, वो थोड़ी सी समझदार थी, तो उसने उसे अडॉप्ट कर लिया। अब बारी आती है लास्ट वन कि यंगेस्ट चाइल्ड की, जो मैगी होती है। उसको तो इनफैक्ट वो किसी की क्या मदद करेगी, उसको खुद को केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो सफ़र कर रही है डिसेबिलिटी से, क्योंकि वो बचपन में ही एक विंडो से गिर गई थी, जिसकी वजह से उसकी जो स्पाइन थी वो डैमेज हो गई, जिससे कि वो मोस्टली अपना टाइम जो है वो बेड में ही स्पेंड करती है। वो कोई भी मोमेंट खुद से नहीं कर पाती है और इसलिए उनको कोई भी मतलब नहीं लाइक करता कि मैं इसे अडॉप्ट कर लूँ या मैं अपने साथ ले जाऊँ, क्योंकि वो किसी की हेल्प नहीं कर सकती थी, उल्टा उसे केयर की ज़रूरत थी। तो सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये इसे तो किसी केयर हाउस या आप कह सकते हो पुअर हाउस या एल्म हाउस जो होता है उसमें भेज देंगे, वहाँ पे ये रह लेगी और बच्चों के साथ। अब क्या होता है कि जैसे ही उसकी मदर का बरियल प्रोसेस सारा कुछ करके सारे जो लोग थे वो अपना और इन 2 बच्चों को अडॉप्ट करके चले जाते हैं। धीरे धीरे वो सारी जगह बिल्कुल खाली हो जाती है जहाँ पे ये बच्चे रहते हैं। तो अब मैगी जो है वो बेड पे लेटी लेटी ये चीज़ ऑब्जर्व कर रही है कि कोई भी नहीं बचा, सिर्फ वो अकेली एकदम हेल्पलेस बच गई है। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती है। वो नोटिस करती है कि एक जो नाम का जो थॉम्पसन जो पर्सन है वो व्हील राइट, मतलब वो उसका काम जो है वो पहियों को सुधारना बनाना ये सब काम करता है वो।
व्हील्स का काम होता है उसका, तो वो वहाँ पे खड़ा था, ये सब कुछ देख रहा था, जो कि खुद की भी एक बहुत दुखद कहानी थी, क्योंकि वो मतलब उसकी एक वाइफ थी जेन, लेकिन उनके कोई बच्चा नहीं था। वो बच्चों से प्यार करता था, लेकिन उनको भगवान ने बच्चा नहीं दिया था। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस वजह से मतलब बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद में भी जब उन्हें बच्चा नहीं मिलता है, तो उनकी वाइफ का थोड़ा सा जो जेन होती है उसका बहुत ज़्यादा नेचर चेंज हो जाता है, वो बात बात पे गुस्सा करने लग जाती है और इस तरीके से काफ़ी रूखी रूखी सी रहती हैं। मैगी को देखकर उसने सोचा कि चलो मैं क्यों ना इसे ले जाऊं, ये बहुत हेल्पलेस है और ये मुझे हेल्प के लिए कह भी रही है कि मुझे अकेले मत छोड़ कर जाओ। तो वो वहाँ पे उसको लेकर चला जाता है। अब जो को ये चीज़ पता ही है कि अगर मैं मैगी को घर लेकर जाऊँगा और उसकी वाइफ ये सब कुछ देखेगी तो वो हमारा वेलकम करने के बजाय मुझे कुछ ना कुछ सुना देगी। तो उससे ये सब कुछ पता था कि मैं क्या करूं, लेकिन वो जब घर पे जाता है और उसे इसी तरीके के एक्सप्रेशन मिलते हैं और बातें सुनने को मिलती हैं, तो वो कहता है अपनी वाइफ से कि कोई नहीं, मैं इसे मतलब आज का दिन स्पेंड करो, मैं इसे कल केयर हाउस में छोड़ आऊँगा। तो उसकी वाइफ जो है वो उसे घर पे रख लेती है। अब जो है वो अपनी वाइफ को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि एटलीस्ट इस बच्चे को हेल्प की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, हमारे पास बच्चा नहीं है तो हम इसे रख सकते हैं। लेकिन उसकी वाइफ जो थी वो बहुत गुस्से में थी। वो यहाँ तक कि जो था उसने एग्जाम्पल दिया था बाइबल का कि बाइबल में किस तरीके से बताया गया है, किस तरीके से हमें हेल्प करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई उसने। और साथ ही साथ ये बोला कि मैगी के साथ में बहुत बुरा हो चुका है और इसको नीड है एक फैमिली की, ये खुद से ज़िंदा नहीं रह पाएगी, कुछ भी खुद से नहीं कर पाती है ये। तो जेन जो है वो उसका दिल बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मतलब इतना ज़्यादा मतलब कि उसे कोई बच्चा नहीं था इसलिए वो हेट करने लगी थी। तो वो लेकिन किसी कोने में उसे ये रियलाइज़ होता है कि हाँ, अगर इस लड़की को ज़रूरत है और हमारी भी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, मे बी मुझे बात इनकी मान लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे उनमें अटैचमेंट उसको फील भी होने लग जाता है, उसका जो दिल है वो पसीजने लग जाता है मैगी की तरफ। जो है उसको मैगी को कहता है कि ठीक है तुम एक दिन इसे रखो, और वो ये सब कुछ कह के कि कल मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कल मैं इसे केयर हाउस में छोड़ आऊँगा। ये सब कुछ कह के वो अपने काम के सिलसिले में निकल जाता है। और वो शाम को जब वापस आता है तो वो देखता है विंडो में से कि मैगी और जेन साथ में बैठी हुई हैं और जेन उससे बातें कर रही है। जेन जो है वो इंटेरोगेट कर रही है मैगी से, कुछ बातें पूछ रही है। अब वो घर पे आता है तो वो बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं शो करता है कि उसने विंडो में से क्या देखा या फिर तुम मैगी के लिए क्या फील कर रही हो। वो अपनी वाइफ से कोई बात नहीं करता इस बारे में। जब सिर्फ वो एक फ्रेंडली चैट करता है मैगी के साथ में, और लेकिन उसको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मैगी, उसकी इनोसेंस, और वो कितने आराम से बात करती है। रात को डिनर के टाइम पे जेन जो है वो जो से पूछती है कि मैगी के लिए उसका क्या प्लान है। तो जो सबको समझ रहा है कि जेन का जो हार्ट है वो पिघल चुका है, लेकिन फिर भी वो ये कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं इसे कल केयर हाउस में छोड़ आऊँगा मॉर्निंग में ही। अब यहाँ पे जेन जो थी वो उसने उसको फोर्स नहीं किया कि हाँ तुम मॉर्निंग में चले जाना, ना उसने हाँ किया ना किया, लेकिन जो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था कि कुछ ना कुछ इसके दिल में चल रहा है, उसका मतलब वॉइस वगैरह और एटीट्यूड चेंज हो चुका है मैगी को लेकर। वो ये भी रियलाइज़ करता है कि जो मैगी है उसने इस घर में किस तरीके से जगह बना ली है, हमारा जो सालों का जो दर्द है वो किस तरीके से उसके आने से ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे जेन का जो माइंड है वो भी रीड आउट कर रहा है। अब यहाँ पे वो सोचती है कि मुझे मैगी को घर पे ही रख लेना चाहिए, और वो वहाँ पे डिनर के टाइम पे उसी के रूम में ले जाकर उसको डिनर करवा के आती है। मैगी खाना खाती है, उस टाइम तक जेन जो है वो उसको देखती रहती है, उसकी स्माइल को देखती रहती है। अब यहाँ पे जो मैगी के वर्ड्स हैं और जो बातचीत है उससे पूरा घर जो है उसने अपनी सेंस और प्यार से पूरा चेंज कर दिया था। अब जो जेन का दिल था वो भी बिल्कुल पिघल चुका था। मैगी जो है वो बताती है कि किस तरीके से वो मतलब
एक फैमिली की उसको ज़रूरत थी और उसकी जो ये ज़रूरत थी वो भी कंप्लीट हो चुकी थी। और जेन जो थी वो एक बेटी को मैगी के रूप में देखने लगी थी। यहाँ पे जो है वो भी बात करता है मैगी से। इसमें काफ़ी शॉर्ट कन्वर्जेशन दिखाई गई है। इससे ये पता चलता है कि मैगी कितनी इनोसेंट थी। मतलब जैसे वो बात करता है कि तुम्हें क्या बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता है, क्या तुम्हें कोई उठाता है, जैसे कोई मूवमेंट करवाने की कोशिश करता है तो तुम्हें क्या दर्द होता है। तो वो कहती है हाँ, जब तुम मुझे घर से यहाँ पे लेकर आए थे तो भी मुझे दर्द हुआ था। तो इस तरीके, लेकिन आपके सॉफ्ट से बेड पे मुझे लेटकर अब मतलब कंफर्टेबल फील हो रहा है। इस तरीके की कुछ थोड़ी बहुत कन्वर्जेशन दिखाई जाती है इसमें जो के साथ में मैगी की। अब लेकिन यहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ हैं वो खुश हो जाते हैं मैगी के आने से। और एट लास्ट जो जेन है वो बहुत खुश होती है कि मैगी जो है वो बहुत दिन, एक दिन की बजाय बहुत दिन, जो कभी भी एंड नहीं हुए, इतने दिन के लिए उनके घर पे रह रही थी। और वो जो लास्ट में क्या होता है कि उन दोनों को एक बच्चा मिल जाता है जो वो चाहते थे, और मैगी को एक अच्छी सी फैमिली मिल जाती है जो उससे बहुत प्यार करती है, जो वो डिज़र्व करती थी। तो इस स्टोरी में हमें क्या चीज़ देखने को मिलती है? तो फ्रेंड, इसमें यही कंक्लूज़न है कि जो प्यार होता है, जो लव है, वो किसी भी चीज़ को जीत सकता है। इंसान को कितना भी कोई कठोर दिल का क्यों ना हो, उसका दिल भी बहुत सॉफ्ट कर सकता है, पिघला सकता है। सो इसके साथ में ये स्टोरी ख़त्म होती है। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज़ एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक